देखिए, हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें हम लोगों ने अब तक सीख ली हैं कि पॉइंट चार्ज Q से R के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो ये होता है KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। और इसको मैंने गॉस लॉ अप्लाई करके प्रूफ किया था। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉलिड है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उस पर Q चार्ज है, तो उसके सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। अगर इसका रेडियस कैपिटल R हो तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। फिर हमने सीखा था कि अगर ये चार्ज पूरे वॉल्यूम में हो, मतलब ये कंडक्टर नहीं हो, चूँकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसको चार्ज दीजिएगा तो आउटर सरफेस पे आके रह जाएगा। अगर ये कोई स्फेरिकल वॉल्यूम है और स्फेरिकल वॉल्यूम में Q चार्ज हो, स्फेरिकल वॉल्यूम में Q चार्ज हो जिसका रेडियस कैपिटल R हो, तो इसके सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। और अगर इसके अंदर कोई पॉइंट लिया जाए स्मॉल r के डिस्टेंस पर, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r। उसके बाद एक केस मैंने और सीखा था कि अगर कंडक्टर हॉलो स्फेरिकल हो, कंडक्टर हॉलो स्फेरिकल हो, स्फेरिकल हो, हॉलो हो, मान लीजिए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर हो, इसको भी मैंने चार्ज दिया तो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आकर रिसाइड कर गया, आउटर सरफेस के ऊपर आके रिसाइड कर गया, तो इसके सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, और कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। इन तमाम केसेस में मैंने गॉसियन सरफेस खींच के इन फॉर्मूलाई को डिराइव करके दिखाया था। अब गॉस लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि अगर चार्ज किसी सिलेंडर के ऊपर हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। गॉस लॉ को यूज़ करके सिलेंडर पे चार्ज हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग गॉस लॉ, क्वेश्चन कहता है कि यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, using Gauss law find electric field due to charge on an infinitely long cylinder, infinitely long cylinder having charge lambda coulomb per meter on it, हैविंग चार्ज lambda coulomb per meter on it। अब देखिए चार्ज किसके ऊपर है, तो अब चार्ज जो है वो किसी सिलेंडर के ऊपर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, मान लीजिए कि ये सिलेंडर है और यह जो सिलेंडर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है और इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अगर चार्ज किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के ऊपर हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के ऊपर हो, कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है और उसके ऊपर चार्ज है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे लैम्डा कूलम्ब है, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। मान लीजिए कि दिस इज़ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर या इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर। अब यह जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है या इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करिए चार्ज कितना है, तो पॉजिटिव चार्ज है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिखरा पड़ा है और पॉजिटिव चार्ज बिखरा पड़ा है, तो कितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बिखरा पड़ा है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि चार्ज है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर।
लेमडा कूलम पर मीटर, मतलब इसके 1 मीटर लेंथ पर लेमडा कूलम चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। 1 मीटर लेंथ पे लेमडा कूलम, फिर 1 मीटर लेंथ पे लेमडा कूलम, फिर 1 मीटर पे लेमडा कूलम, 1 मीटर पे लेमडा कूलम, 1 मीटर पे लेमडा कूलम। जैसे मान लीजिए 1 मीटर पे 10 कूलम, फिर 1 मीटर पे 10 कूलम, 1 मीटर पे 10 कूलम, 1 मीटर पे 10 कूलम, 10 कूलम पर मीटर, 5 कूलम पर मीटर, 4 कूलम पर मीटर, 6 कूलम पर मीटर, लेमडा कूलम पर मीटर। तो इस पर चार्ज है लेमडा कूलम पर मीटर। दिस इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसके बारे में हम लोग पीछे के लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो इसके ऊपर चार्ज है लेमडा कूलम पर मीटर और इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है। ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो इन्फिनिटली लॉन्ग है, इस पर लेमडा कूलम पर मीटर का चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है। तो यहाँ से इसके एक्सिस से, इसका जो एक्सिस होगा, इस सिलेंडर का जो एक्सिस होगा जो बीच से क्रॉस करेगा, वहाँ से आर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब यहाँ पे इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, ये केस हो गया। दिस इज़ एन इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर, इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर है जिसके ऊपर लेमडा कूलम पर मीटर का चार्ज है और यहाँ से आर के डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताना है और गॉस लॉ को यूज़ करके बताना है। तो हम जानते हैं कि जब गॉस लॉ को यूज़ करते हैं तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ से एक क्लोज सरफेस खींचते हैं। दैट क्लोज सरफेस इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। और इसके पहले हम लोग क्लोज सरफेस के रूप में स्फेयर्स को ड्रॉ कर चुके हैं, बिकॉज स्फेरिकल सरफेस इज़ ए क्लोज सरफेस। अब हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस किस प्रकार खींचेंगे। अब हमको ये समझना है कि इस केस में गॉसियन सरफेस कैसे लेना है, ठीक है। पॉइंट चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लेना है, स्फेरिकल चार्ज हो तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लेना है। लेकिन चार्ज अगर लीनियर है, चार्ज अगर सिलिंड्रिकल है और आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो यहाँ पे हमको ये समझना है गॉसियन सरफेस किस प्रकार लेना है। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो गॉसियन सरफेस देखिए किस प्रकार लीजिएगा। गॉसियन सरफेस ऐसा लेंगे, गॉसियन सरफेस जो होगा वो इस प्रकार का लेंगे। दिस इज़ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इस प्रकार का होगा, मतलब कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो सिलेंडर के एक्सिस को, जो मेरा वायर है उसके एक्सिस को एक्सिस मान के और आर को रेडियस मान के एक सिलिंड्रिकल सरफेस खींचा जाएगा। दिस इज़ द सिलिंड्रिकल सरफेस। और सिलिंड्रिकल सरफेस खींच के उस सिलिंड्रिकल सरफेस पर ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे, लीड सर्कुलर ढक्कन ऊपर एक लगा देंगे और नीचे एक सर्कुलर ढक्कन लगा देंगे। तो ऊपर का सर्कुलर ढक्कन, नीचे का सर्कुलर ढक्कन और ये सिलिंड्रिकल सरफेस मिल के एक क्लोज सरफेस का फॉर्मेशन कर देगा एंड दिस इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो मेरा गॉसियन सरफेस कुछ इस प्रकार का है, 3 डायमेंशनल गॉसियन सरफेस, ऐसे गॉसियन सरफेस है, ठीक है। जो वायर है वो बीच में है, इसके सेंटर से क्रॉस कर रहा है और इस पर चार्ज है लेमडा कूलम पर मीटर। आर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो आर को मैंने रेडियस माना है और आर को रेडियस मान के एक सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ किया है और सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करने के बाद ऊपर एक सर्कुलर लीड लगा दिया है और नीचे भी एक सर्कुलर लीड लगा दिया है। ऊपर एक सर्कुलर ढक्कन, नीचे एक सर्कुलर ढक्कन एंड दिस इज़ दी गॉसियन सरफेस। यही गॉसियन सरफेस है और इसी प्रकार का गॉसियन सरफेस मुझे बोर्ड पे ड्रॉ करना है, ठीक है। बीच में जो आप देख रहे हैं, स्टिक देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसके ऊपर लेमडा कूलम पर मीटर का चार्ज है और यहाँ से आर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो आर को रेडियस मान के एक सिलिंड्रिकल सरफेस खींचा गया, उसके ऊपर एक सर्कुलर लीड लगाया गया, नीचे एक सर्कुलर लीड लगाया गया। दिस इज़ ए गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब क्या करना होगा, यह जो गॉसियन सरफेस बना है, मतलब ये सिलिंड्रिकल सरफेस, ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन, तो एक बार इस गॉसियन सरफेस पर गॉस लॉ से फ्लक्स निकालेंगे और एक बार इस गॉसियन सरफेस पर डेफिनेशन से फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस खींचते हैं। तो आर को रेडियस मान के एक सिलेंडर खींचा जाएगा, तो इधर भी आर जाइए और इधर भी आप आर जाइए और यहाँ से एक ऐसे सिलिंड्रिकल सरफेस खींचिए और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दीजिए और इसके नीचे भी एक ढक्कन लगा दीजिए। दिस इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। और ये जो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया है, ये जो सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया है, इसके लेंथ को मैं एल मान लेता हूँ। मतलब मान लीजिए कि मैंने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, मैंने जो सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ किया है, उसका लेंथ एल है और उसका रेडियस आर है।
तो दिस इज़ द गॉसियन सरफेस। अब क्या करना होगा, अब इस गॉसियन सरफेस पर दो तरीके से फ्लक्स निकालना होगा, एक बार लॉ से और एक बार डेफिनेशन से। तो लॉ से कितना फ्लक्स होगा और डेफिनेशन से कितना फ्लक्स होगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं फ्लक्स बाय लॉ, तो लॉ कहता है कि लॉ से फ्लक्स होता है चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए कौन सा चार्ज इसके अंदर है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो बाहर है, इसके नीचे जो चार्ज है वो बाहर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर वही चार्ज है जो एल लेंथ पर है। एल लेंथ पर जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर है, बाकी जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो एल लेंथ पर कितना चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ है जो कि सिलेंडर एल लेंथ का है, तो यहाँ से यहाँ एल लेंथ का पर जो चार्ज है वो इस सिलेंडर के अंदर पड़ जाएगा। तो एल लेंथ पर कितना चार्ज है, तो लेमडा कूलम पर मीटर। लेमडा कूलम पर मीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर पे लेमडा कूलम चार्ज है, तो एल मीटर पे कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर पे लेमडा, तो यूनिटरी मेथड से एल मीटर पे चार्ज होगा एल लैम्डा। तो चार्ज इनसाइड द सरफेस कितना हो जाएगा, दिस इज एल लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज हो गया एल लैम्डा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया एल लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा डेफिनेशन से। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो गॉसियन सरफेस है इस पर डेफिनेशन से जब फ्लक्स निकालेंगे तो एक बार में नहीं निकलेगा। इसमें 3 सरफेस है, एक ऊपर सर्कुलर सरफेस है, एक नीचे सर्कुलर सरफेस है और एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। तो 3 सरफेस है। इस सरफेस को अगर मैं सरफेस नंबर 1 मान लूँ, इस सरफेस को अगर मैं सरफेस नंबर 2 मान लूँ और इस सरफेस को अगर मैं सरफेस नंबर 3 मान लूँ, तो इस पूरे गॉसियन सरफेस पर फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं ऊपर वाले ढक्कन पे फ्लक्स निकालूंगा, उसके बाद मैं नीचे वाले ढक्कन पे फ्लक्स निकालूंगा और उसके बाद मैं सर्कुलर इस सिलिंड्रिकल सरफेस पे फ्लक्स निकालूंगा और तीनों फ्लक्स को मैं ऐड करूंगा तो इसके ऊपर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर डेफिनेशन से फ्लक्स निकाला जाए, फ्लक्स बाय डेफिनेशन, तो फ्लक्स बाय डेफिनेशन अगर निकाला जाए तो ऊपर वाले सरफेस को अगर मैं 1 नंबर मान लूँ, नीचे वाले सरफेस को अगर मैं 2 नंबर मान लूँ और ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इसको अगर मैं 3 नंबर मान लूँ, तो ये सरफेस 1 हो गया, ये सरफेस 2 हो गया और ये सरफेस 3 हो गया। तो टोटल गॉसियन सरफेस पर जो फ्लक्स निकलेगा डेफिनेशन से वो निकलेगा फ्लक्स ऑन सरफेस 1 प्लस फ्लक्स ऑन सरफेस 2 प्लस फ्लक्स ऑन सरफेस 3। अब देखिए फ्लक्स ऑन सरफेस 1 कितना होगा, इस सरफेस पे फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऊपर वाले ढक्कन को अगर लीजिएगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। सपोज करिए मैंने ऊपर वाले ढक्कन को लिया, तो ऊपर वाले ढक्कन को अगर मैंने लिया तो ये एक प्लेन सरफेस है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होता है, तो आउटवर्ड नॉर्मल। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड नॉर्मल। तो ऊपर वाले ढक्कन का जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो एरिया का डायरेक्शन ऐसे होगा, एरिया का डायरेक्शन ऐसे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो याद रखिए कि चाहे स्फेरिकल चार्ज हो चाहे सिलिंड्रिकल चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसका रेडियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसका रेडियल होता है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका रेडियली आउटवर्ड, तो ऐसे ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियल होगा, रेडियल होगा, ऐसे ऐसे रेडियल होगा। किसी सिलिंड्रिकल चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो रेडियल होता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो गया इसके प्लेन में और एरिया का डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और एरिया के डायरेक्शन के बीच जो एंगल बना वो कितना एंगल बना, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बना। और हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर हैं और इनका यदि डॉट कीजिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये होता है ए बी कॉस थीटा, थीटा हो गया कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। मतलब कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट 0 होता है। तो इस सरफेस पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा आउटवर्ड नॉर्मल, ये डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो इसके ऊपर जो फ्लक्स होगा वेक्टर ई
डॉट वेक्टर ए, और दोनों के बीच चूँकि 90 का एंगल बन रहा है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो अपर लीड पे फ्लक्स हो जाएगा 0 प्लस। अब अगर मैं लोअर लीड पे सोचूं तो लोअर लीड पे एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे जाएगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ऐसे होगा, तो दोनों के बीच का एंगल फिर हो जाएगा 90 डिग्री, तो इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट हो जाएगा 0, तो इस पर भी फ्लक्स हो जाएगा 0। अब बच गया फ्लक्स सरफेस नंबर 3 के ऊपर जो एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। अब ध्यान दीजिए, अब मुझे फ्लक्स निकालना है किसके ऊपर, तो सरफेस नंबर 3 के ऊपर, ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस देख रहे हैं इसके ऊपर मुझे फ्लक्स निकालना है जो एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा तो यहाँ भी ई होगा, यहाँ भी ई होगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा, क्योंकि ये हर एक पॉइंट आर डिस्टेंस पर है। इस सिलिंड्रिकल सरफेस पर जितना भी पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, वायर से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो उस मैग्नीट्यूड को मैंने ई मान लिया। यहाँ पे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान लिया तो इस सिलिंड्रिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनटू एरिया, तो एरिया किसका चाहिए, सिलिंड्रिकल सरफेस का, और ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है वो आर रेडियस का है और एल लेंथ का है, तो हम जानते हैं कि सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और एरिया के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, तो प्लस में से निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा, प्लस में से निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, ठीक है, प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे होगा रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। और एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, तो एरिया सिलिंड्रिकल है, और सिलिंड्रिकल सरफेस हो या स्फेरिकल सरफेस हो, एरिया का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है, एरिया का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है, तो एरिया भी रेडियली आउटवर्ड होगा, तो एरिया भी ऐसे ही होगा, एरिया भी ऐसे ही होगा, तो एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, रेडियली आउटवर्ड, एरिया भी ऐसे ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगा, एरिया भी ऐसे ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका होगा, प्लस में से निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, और एरिया का डायरेक्शन भी आउटवर्ड नॉर्मल रेडियली आउटवर्ड होगा, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो दिस इज कॉस 0 डिग्री, दिस इज ई इंटू कॉस 0 हो गया 1 2 पाई आर एल। अब देखिए लॉ से फ्लक्स निकल गया कि एल लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट, डेफिनेशन से फ्लक्स निकल गया ई इंटू 2 पाई आर एल, तो देयरफॉर क्या लिखा जा सकता है, दोनों बराबर हो जाएगा, तो देयरफॉर ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू एल लेमडा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया लेमडा बाई 2 पाई आर नीचे चला जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, दिस इज़ 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना निकल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई आर। इसको अगर मैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना दूँ तो उसको के लिखा जा सकता है, इसको अगर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैं बना देता हूँ तो उसको के लिखा जा सकता है। तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो दिस इज़ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 लेमडा बाई आर, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको के लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2 के लेमडा बाई आर। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए कि अगर किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के ऊपर या इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज हो तो उससे आर के डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ इक्वल टू 2 के लेमडा बाई आर होता है, ठीक है। इसको 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, और हमको अच्छे से याद होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि किस प्रकार का चार्ज कन्फिग्रेशन होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार का होगा। चार्ज कन्फिग्रेशन कौन कौन याद कीजिए, पॉइंट चार्ज याद कीजिए, स्फेरिकल कंडक्टर पे चार्ज याद कीजिए, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर पे चार्ज याद कीजिए,
या कोई स्फेरिकल वॉल्यूम हो जिसके अंदर चार्ज स्प्रेड आउट हो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड याद कीजिए। और उसके बाद अगर किसी इन्फाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर पे चार्ज हो तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट एप्लीकेशन है गॉस लॉ का। गॉस लॉ पढ़ते समय देखिए हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एक तो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अच्छा से ज्ञान होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि अगर जितना बेहतर मेरा कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन उतना आसानी से सॉल्व होगा, और यदि कॉन्सेप्ट बेहतर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे से बेसिक समझ क्लियर होना चाहिए। बेसिक समझ नहीं क्लियर होगा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका फिजिक्स अच्छा हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा उतना आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। अब देखिए इसके बाद एक लास्ट केस है कि चार्ज अगर प्लेन शीट पे हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट का मतलब क्या होता है? प्लेन शीट का मतलब होता है शीट जो है वो रेक्टेंगुलर है तो उसको बोलेंगे प्लेन शीट। शीट अगर स्क्वायर शेप का है तो उसको बोलेंगे प्लेन शीट। शीट अगर सर्कुलर है तो उसको बोलेंगे प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग चार्ज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, हैविंग चार्ज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑन इट, ठीक है। अब देखिए अब चार्ज किसके ऊपर है? अब तक हम लोग पॉइंट चार्ज की बात कर चुके हैं, स्फेरिकल कंडक्टर पे चार्ज की बात कर चुके हैं, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर पे चार्ज की बात कर चुके हैं, किसी स्फेरिकल वॉल्यूम में चार्ज हो उसकी बात कर चुके हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर पे चार्ज हो उसकी भी बात मैंने कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं एक प्लेन शीट की बात कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर शीट की बात कर रहे हैं, एक स्क्वायर शीट की बात कर रहे हैं, एक सर्कुलर शीट की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और उसके चलते मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसको समझने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐसे रेक्टेंगल लिया हुआ, दिस इज ए रेक्टेंगल, तो ये एक रेक्टेंगल है और इसका डायमेंशन जो है वो इनफाइनाइट है, इसका डायमेंशन इनफाइनाइट है, ठीक है, इसका डायमेंशन इनफाइनाइट है, और इसके ऊपर चार्ज है। तो चार्ज यहाँ किसके ऊपर है? चार्ज यहाँ एरिया के ऊपर है, यहाँ पे चार्ज एरिया के ऊपर है, और कितना चार्ज है? तो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इस पर चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट एरिया पर जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो प्रीवियस क्वेश्चन में चार्ज एक सिलेंडर के ऊपर था, वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई थी लेमडा कूलम पर मीटर। यहाँ पे चार्ज एक सरफेस के ऊपर है तो यहाँ मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसके यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है? सिग्मा कूलम, और साथ में कह रहा है कि ये इनफाइनाइट डायमेंशन का है। अब थोड़ा इनफाइनाइट डायमेंशन का मतलब भी समझ लीजिए। जैसे ये मेरा बोर्ड है, अब मेरे बोर्ड का जो सरफेस है वो रेक्टेंगुलर टाइप का है या स्क्वायर टाइप का है। अगर इसके ऊपर चार्ज बिखरा पड़ा होगा तो इसको प्लेन शीट कहा जाएगा। और इसको इनफाइनाइट डायमेंशन कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं इस बोर्ड को दूर से देखूं तो दूर से मुझे यह बोर्ड फाइनाइट दिखेगा, लेकिन अगर मैं बोर्ड के एकदम पास जाके यहाँ से मैं बोर्ड को देखूं तो मुझे ना ऊपर दिखेगा ना नीचे दिखेगा, और मुझे ये बोर्ड इनफाइनाइट डायमेंशन का दिखेगा। तो यही बोर्ड मुझे नज़दीक से देखने पर इनफाइनाइट डायमेंशन का दिखेगा, और यही बोर्ड मुझे दूर से देखने पर इनफाइनाइट डायमेंशन का दिखेगा। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है कि ये प्लेन शीट है, इस पर चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो इसको कोई बोलेगा कि ये फाइनाइट डायमेंशन है, कोई बोलेगा कि ये इनफाइनाइट डायमेंशन है। इसको कौन बोलेगा कि फाइनाइट है, कौन बोलेगा कि इनफाइनाइट है? जो इसको दूर से देखेगा वो बोलेगा कि ये फाइनाइट है, और जो इसको एकदम आँख एकदम सटा के पास रख के देखेगा, एकदम नज़दीक में पॉइंट लेके देखेगा, वो बोलेगा कि ये इनफाइनाइट है। तो ये फाइनाइट भी है और इनफाइनाइट भी है। दूर से देखने पर फाइनाइट है, नज़दीक से देखने पर इनफाइनाइट है। यानी अगर किसी रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर, स्क्वायर शीट के ऊपर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर का चार्ज है और उसके एकदम ठीक नज़दीक में पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये इनफाइनाइट हो गया,
और अगर दूर पॉइंट लिया जाए तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो चार्ज यहाँ मेरा किसके ऊपर है, मेरा चार्ज यहाँ पे एक प्लेन शीट के ऊपर है जिसका डायमेंशन इनफाइनाइट है। वह रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, और उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक प्लेन शीट को इस बोर्ड पे ऐसे खड़ा करके रखूँगा, ठीक है। इस बोर्ड पर मैं ऐसे प्लेन शीट नहीं रखूँगा, बल्कि मैं प्लेन शीट को ऐसे बोर्ड पे खड़ा करके रखूँगा, ठीक है। अब ये डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है, प्लेन शीट बोर्ड पे खड़ा है। अगर प्लेन शीट बोर्ड पे होता, अगर रेक्टेंगल बोर्ड पे होता तो मैं उस रेक्टेंगल का फिगर इस प्रकार बनाता, लेकिन मेरा रेक्टेंगल जो है बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल है, तो इसका फिगर मैं कुछ इस प्रकार बना रहा हूँ। दिस इज़ दी प्लेन शीट, ये एक प्लेन शीट हो गया। और मान लीजिए कि ये प्लेन शीट यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, मतलब इसको क्या करिए कि इसको यहाँ से खड़ा कर दीजिए, यहाँ से, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड दिखा सकते हैं। डॉटेड डॉटेड का मतलब क्या हुआ, डॉटेड डॉटेड का मतलब हुआ कि ये रेक्टेंगुलर शीट कहाँ से खड़ा है, तो यहाँ जो फुल लाइन है, इस फुल लाइन पर ये खड़ा है। अगर यहाँ पे मैं फुल लाइन ड्रॉ करता और यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन ड्रॉ करता, इसका मतलब ये जो रेक्टेंगुलर शीट खड़ा है वो यहाँ से खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने डॉटेड डॉटेड किया, यहाँ मैंने फुल लाइन किया, इसका मतलब कि मेरा जो रेक्टेंगल है वो यहाँ से खड़ा है, ऐसे यहाँ से रेक्टेंगल खड़ा है, ठीक है। ये जो शीट है वो यहाँ से खड़ा है, और इसके डायग्राम को समझने के लिए मैंने इसको बोर्ड पे गिरा दिया है, मैंने इसको बोर्ड पे गिरा दिया है। जैसे फोल्डिंग चेयर होता है ना, फोल्ड करके उसको रख दीजिए, उस तरह से मैंने इस रेक्टेंगुलर शीट को यहाँ पे ऐसे गिरा दिया है। अब इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज कितना है, तो चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। जो चार्ज इसके ऊपर बिखरा पड़ा है, ठीक है, वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिए, बिकॉज विजुअलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। फिजिक्स को एक हार्ड सब्जेक्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे विजुअलाइजेशन भी आपको करना है, यहाँ आपको अच्छे से मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, और साथ में यहाँ रट के काम आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है। जब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, रट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। फिजिक्स में क्वेश्चन रट के सॉल्व नहीं होता है। तो ये मेरा हो गया प्लेन शीट हो गया, जिसके ऊपर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर का चार्ज है, और चार्ज एक ही तरफ है, दोनों तरफ नहीं है। सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज है, एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है, चार्ज एक ही तरफ है। और मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ से आर के डिस्टेंस पर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वहाँ से गॉसियन सरफेस खींचेंगे। अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसे खींचेंगे वो ध्यान दीजिए। गॉसियन सरफेस यहाँ ऐसे खींचना है, यहाँ ऐसे गॉसियन सरफेस खींचना है। मतलब गॉसियन सरफेस कैसे खींचा गया, तो आर के डिस्टेंस पर प्लेन शीट से अगर आर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो प्लेन शीट से आर पे जाइए, प्लेन शीट से आर पे जाइए, और आर पे जाके प्लेन शीट के पैरेलल, जो प्लेन शीट है उसके पैरेलल एक सर्कुलर सरफेस ले लीजिए। फिर आर पीछे जाके प्लेन शीट के पैरेलल एक सरफेस ले लीजिए सर्कुलर। मतलब क्या करिए कि आर डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आर के डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आर आगे जाके, प्लेन शीट से आर आगे जाके प्लेन शीट के पैरेलल एक सर्कुलर सरफेस ले लीजिए। आर पीछे जाके प्लेन शीट के पैरेलल एक सर्कुलर सरफेस ले लीजिए, और दोनों को एक सिलिंड्रिकल सरफेस से ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज़ द गॉसियन सरफेस। इस फिगर को ध्यान में रखें, दिस इज़ द गॉसियन सरफेस। जैसे मान लीजिए कि अगर चार्ज मेरे बोर्ड के ऊपर होता, बोर्ड के ऊपर अगर चार्ज होता प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, मुझे यहाँ से आर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता, तो मैं क्या करता, आर पे जाता और इस बोर्ड के पैरेलल यहाँ से एक सर्कुलर सरफेस लेता, मैं आर पीछे भी जाता और इसके पैरेलल इतने ही एरिया का एक और सर्कुलर सरफेस लेता, और दोनों को मैं सिलिंड्रिकल सरफेस से ज्वाइन कर देता, बोर्ड को भेदते हुए ज्वाइन कर देता। तो अगर यहाँ से आर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो मैं आर यहाँ से आगे गया, मेरा प्लेन शीट यहीं पे खड़ा था, तो यहाँ से मैं आर आगे गया और यहाँ से मैं आर पीछे गया, ठीक है। यहाँ से मैं आर आगे गया और यहाँ से मैं आर पीछे गया, ठीक है। यहाँ से आर आगे गया और यहाँ से आर पीछे गया। उसके बाद यहाँ से क्या किया गया, तो यहाँ से एक सर्कुलर सरफेस लिया गया, मान लीजिए डेल्टा एस एरिया का, ये डेल्टा एस एरिया का सर्कुलर सरफेस लिया गया, और पीछे यहाँ भी उतने ही एरिया का एक सर्कुलर सरफेस लिया गया, मतलब ये भी डेल्टा एस एरिया का लिया गया, और दोनों को एक सिलिंड्रिकल सरफेस से
ज्वाइन कर दिया गया, दिस इज़ दी गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ करना है, यहाँ पे यहाँ भी सिलेंडर ही ड्रॉ करना है, प्लेन शीट के केस में सिलेंडर ड्रॉ करना है, कुछ इस प्रकार का सिलेंडर ड्रॉ कर लेना है, हो गया। अब क्या करना होगा कि ये जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ हुआ है इसके ऊपर फ्लक्स निकालना होगा, एक बार लॉ से और एक बार डेफिनेशन से। तो अगर मैं इसके ऊपर फ्लक्स निकालूं लॉ से, तो लॉ से कितना फ्लक्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, तो यह जो सिलेंडर है वो इसका सर्कुलर लिड जो है वो डेल्टा एस एरिया का है। तो जब ये जाएगा तो इस शीट में से डेल्टा एस एरिया काट के जाएगा, जब ये जाएगा तो डेल्टा एस इसमें से काट के जाएगा, तो ये चार्ज बाहर होगा, ये चार्ज बाहर होगा, ये चार्ज बाहर होगा, ये चार्ज बाहर होगा। इसके अंदर कौन सा चार्ज होगा, इसके अंदर वही चार्ज होगा जो इस शीट के डेल्टा एस एरिया पर होगा। जो डेल्टा एस एरिया पे चार्ज होगा वही इसके अंदर फंस जाएगा, बाकी सारा चार्ज बाहर होगा। तो मुझे कौन सा चार्ज चाहिए, मुझे चार्ज चाहिए जो इसके अंदर है, मतलब कि जो चार्ज डेल्टा एस एरिया पर है, जो चार्ज डेल्टा एस एरिया पर, ये जो कटा है डेल्टा एस एरिया है, ये इस डेल्टा एस एरिया पे जो चार्ज है वही इसके अंदर है। तो डेल्टा एस एरिया पर कितना चार्ज होगा, तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, सिग्मा। तो यूनिट एरिया पे अगर सिग्मा चार्ज है तो डेल्टा एस एरिया पर चार्ज होगा सिग्मा डेल्टा एस। तो चार्ज इनसाइड द सरफेस हो गया सिग्मा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लॉ से फ्लक्स हो गया। अब मुझे निकालना है डेफिनेशन से फ्लक्स। तो डेफिनेशन से फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो इसके लिए मैंने मान लिया कि ये सरफेस नंबर, सिलिंड्रिकल सरफेस को मैंने मान लिया कि सरफेस नंबर 1 है, और इस सरफेस को, इस सर्कुलर सरफेस को मैंने मान लिया सरफेस नंबर 2 है, और इस सर्कुलर सरफेस को मैंने मान लिया सरफेस नंबर 3 है। तो टोटल पे फ्लक्स कैसे निकलेगा, डेफिनेशन से, फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से फ्लक्स निकलेगा तो फर्स्ट पे फ्लक्स निकालेंगे, फर्स्ट पे फ्लक्स प्लस सेकेंड सरफेस पे फ्लक्स प्लस थर्ड सरफेस पे फ्लक्स। तो फर्स्ट सरफेस पे अगर फ्लक्स निकाला जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस में से निकलता है और कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा, कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल, ठीक है। अगर इस बोर्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल ऐसे होगा, कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। और एरिया का डायरेक्शन कैसे होगा, तो एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए रेडियल होगा, तो रेडियल होगा तो मतलब ऐसे कुछ होगा, एरिया का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस प्रकार और एरिया का डायरेक्शन होगा इस प्रकार। तो दोनों के बीच थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। और थीटा अगर 90 डिग्री बन जाएगा सिलिंड्रिकल सरफेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, प्लस में से निकलेगा। एरिया का डायरेक्शन, सिलिंड्रिकल सरफेस है, एरिया होगा रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल होगा वो यहाँ पे सिलिंड्रिकल सरफेस पे 90 हो जाएगा, तो इस पे फ्लक्स हो जाएगा 0। प्लस 2 पे फ्लक्स निकालिए, 2 पे, तो 2 पे फ्लक्स निकालिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्लस में से निकलेगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस में से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा। एरिया का डायरेक्शन कैसे होगा, तो एरिया का डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो दोनों के बीच का जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया के जगह पर डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा, तो थीटा हो गया दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। प्लस अब निकालिए फ्लक्स 3 नंबर पे कितना होगा, इस पे कितना फ्लक्स होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यहाँ होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यहाँ होगा, क्योंकि जितना आगे ये लीड है उतना पीछे वो लीड है। तो ये शीट जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बनाएगा आर पे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे बनाएगा आर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ बनाएगा, ये भी चूँकि आर पे है वो भी चूँकि आर पे है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सर्कुलर लीड पे बनेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड उस सर्कुलर लीड पे बनेगा। तो इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस में से निकलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और एरिया का डायरेक्शन भी आउटवर्ड नॉर्मल इधर होगा, तो इस पर भी थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ भी होगा ई एरिया डेल्टा एस कॉस थीटा, थीटा हो गया वहाँ भी 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो 1 इंटू ये 1 1 हो गया, ये हो गया 2E डेल्टा एस, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए लॉ से फ्लक्स निकल चुका है, डेफिनेशन से फ्लक्स निकल चुका है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो 2E डेल्टा एस बराबर सिग्मा डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट
डेल्टा एस कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे आर नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट के डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट के डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में कहीं आर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि अगर किसी प्लेन शीट पे चार्ज हो, मैं पूछूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके नज़दीक किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग गॉस लॉ के सारे एप्लीकेशंस को सीख चुके हैं। ठीक है, और इन सारे एप्लीकेशंस का प्रैक्टिस कर लेना है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस किया जाए, कुछ क्वेश्चंस इसके इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन पे कीजिए। मैंने सीखा कि किसी प्लेन शीट के ऊपर अगर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर का चार्ज हो, ठीक है, किसी प्लेन शीट के ऊपर अगर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर का चार्ज हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे ऐसे चार्ज दिखा दिया, यहाँ पे ऐसे चार्ज दिखाया, इधर दिखा दिया और लिख दिया सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। हाँ, इधर भी चार्ज दिखा दिया, दोनों तरफ, इधर भी चार्ज दिखा दिया और इधर भी लिख दिया सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ ऐसे दिखा दे रहा है और कह रहा है सिग्मा का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन नहीं है। अगर लाइन होता तो लैम्डा लिखता, लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। इसने लिखा है सिग्मा, सिग्मा मतलब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रहा है, मतलब दिस इज़ नॉट ए लाइन, दिस इज़ ए प्लेन शीट। तो ऐसे लाइन खींचने का मतलब ये समझेंगे कि इस लाइन के ऊपर एक ऐसे प्लेन शीट खड़ा है, लाइन के ऊपर एक ऐसे प्लेन शीट खड़ा मानेंगे। इस लाइन के ऊपर एक रेक्टेंगुलर शीट को या प्लेन शीट को खड़ा कर दीजिए, तो ऐसे ये शीट खड़ा हुआ है और चार्ज जो है वो दोनों तरफ है, चार्ज इस तरफ भी है और चार्ज इस तरफ भी है, दोनों तरफ चार्ज है। और पूछ रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कितना होगा। यहाँ पे एक पॉइंट P है, पूछ रहा है कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब ध्यान दीजिए कि P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिग्मा का भी बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिग्मा का भी बनेगा, दोनों सिग्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन पे जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है कि +1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है कि +1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड P पर बताना है, तो मैंने P पर +1 कूलम रख दिया। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्लस का भी होगा और इस प्लस का भी होगा। तो यह जो प्लस होगा इस +1 को रिपेल करेगा इधर, और ये जो प्लस होगा वो भी इस +1 को इधर रिपेल करेगा। तो दोनों इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। ठीक है, ये इधर वाला जो प्लस होगा वो इसको रिपेल करेगा इधर, इधर वाला जो प्लस होगा +1 कूलम को रिपेल करेगा इधर, मतलब इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अभी मैंने पढ़ा था कि सिग्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी सिग्मा है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के मेथड से दोनों ऐड हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पे वो बनेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज एक ही तरफ होता, इधर चार्ज नहीं होता, चार्ज सिर्फ इधर होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज दोनों तरफ है तो दोनों के मिलने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उस केस में उसने 2 प्लेन कंडक्टर दे रखा है। इस केस में उसने 2 प्लेन कंडक्टर दे रखा है। सपोज करिए एक प्लेन कंडक्टर ऐसे गिवन है, दूसरा प्लेन कंडक्टर ऐसे गिवन है, इसमें चार्ज इधर है, इधर चार्ज है और ये जो चार्ज है वो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर।
और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो इस सरफेस के ऊपर है, आउटर सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज है माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दो प्लेन कंडक्टर है, इसमें इधर चार्ज नहीं है, चार्ज इधर है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसमें चार्ज इस तरफ नहीं है, चार्ज इस तरफ है माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब 3 पॉइंट उसने लिया है, एक पॉइंट यहाँ पे P लिया, एक पॉइंट यहाँ पे Q लिया और एक पॉइंट यहाँ पे R लिया। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड P के ऊपर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q के ऊपर कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड R के ऊपर कितना होगा। ये 3 पॉइंट्स हैं P, Q, R। पूछा गया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट R। तो यहाँ पे दो प्लेन कंडक्टर हैं, जो दोनों प्लेन कंडक्टर आपस में पैरेलल हैं। यहाँ पे ये कंडक्टर ऐसे खड़ा होगा, यहाँ पे ये कंडक्टर ऐसे खड़ा होगा, चार्ज इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, इसका चार्ज उस तरफ नहीं है, इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड P पे बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड Q पे और इलेक्ट्रिक फील्ड R पे बताना है। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से मैंने यहाँ पे +1 कूलम रख दिया, क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि +1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे +1 कूलम रखा। अब जब इस +1 कूलम को मैंने रखा तो ये वाला जो प्लस होगा इस +1 कूलम को रिपेल करेगा। कितना से रिपेल करेगा, तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो माइनस है इस +1 को अट्रैक्ट करेगा, कितना से, तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो R से इंडिपेंडेंट होता है, तो इसका हो गया σ/2 एप्सिलॉन नॉट इधर, इसका हो गया σ/2 एप्सिलॉन नॉट इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पर कितना हो गया, तो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट माइनस करके निकलेगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस σ/2 एप्सिलॉन नॉट 0। मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड R के ऊपर कैलकुलेट करूं तो R के ऊपर फिर मैंने +1 कूलम यहाँ रख दिया। अब अगर मैंने यहाँ +1 कूलम रखा तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट से, ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, +1 कूलम को प्लस ने रिपेल किया σ/2 एप्सिलॉन नॉट से, माइनस ने अट्रैक्ट किया σ/2 एप्सिलॉन नॉट से। तो R पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस होकर यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी हो गया 0, इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। मतलब देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इट। इस सिस्टम के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड Q के ऊपर कैलकुलेट करना है तो Q के ऊपर मुझे यहाँ पे फिर एक +1 कूलम का चार्ज रखना होगा। तो ये वाला जो प्लस है इस प्लस को रिपेल करेगा इधर, कितना से, तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट से। और ये जो माइनस है वो इस +1 को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, प्लस जो है इस +1 को रिपेल कर रहा है, माइनस जो है इस +1 को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका रिपल्सन इधर है और इसका जो अट्रैक्शन है इधर है। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है σ/2 एप्सिलॉन नॉट से, इसने अट्रैक्ट किया σ/2 एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, इसने इसको रिपेल किया σ/2 एप्सिलॉन नॉट से, इसने इसको अट्रैक्ट किया σ/2 एप्सिलॉन नॉट से। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, और चूंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q के ऊपर क्या होगा, डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर ऐड हो जाएगा। तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा σ/एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में हो जाएगा σ/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, और दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगा σ/एप्सिलॉन नॉट।